नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कैसे खत्म हुई उसकी बादशाहत। बता दें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बदलते ही भाजपा की योगी सरकार में खत्म हो गई जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह मुख्तार की बादशाहत। ऐसे खत्म होगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के मऊ सदर सीट से 5 बार के विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी गुरुवार 28 मार्च की देर रात हार्ट अटैक होने से मौत होते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। मीडिया में पिछले 3 दिनों से परिवारजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार के मौत के बाद मुख्तार के समर्थक और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हार्ट अटैक की हुई मौत की घटना को जहर देने वाली प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाकर डॉन के पक्ष में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने में जुटे हैं जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा सके। मीडिया की खबरों के मुताबिक बादा जेल में बंद मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज 9 डॉक्टरों की टीम के देखरेख में की जा रही थी, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन की बात कही गई। लगभग 14 घंटे तक चले इलाज के दौरान हालात में सुधार होने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में ही मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक में उसकी मौत हो गई। आप सोच सकते हैं, हजारों लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसे सूबे की योगी सरकार में लगातार विभिन्न न्यायालयों से उसके किए की सज़ा मिल रही थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। लिहाजा जेल के सलाखों के पीछे हार्ट अटैक में उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद जहां एक और सूबे की योगी सरकार ने पूरे यूपी में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल के नेता योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर माफिया डॉन मुख्तार के परिवार वाले उसकी मौत पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी को उसके पैतृक गृह जनपद गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आइए अब सीधे बात करते हैं गाजीपुर के एक छोटे से कस्बे यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से निकलकर 6 फुट 2 इंच वाला मुख्तार अंसारी कैसे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बन गया। इसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के घर जन्मे मुख्तार अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रसूख वाली रही। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी रहे, तो वहीं मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान भी महावीर चक्र विजेता रहे। घर में राजनीतिक माहौल होने के बावजूद मुख्तार ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे दबंग और डॉन बनने की महत्वाकांक्षा के चलते उसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत तो किया, लेकिन पैसों की ज़रूरत ने मुख्तार को जराइम की दुनिया की तरफ बढ़ा दिया। लोगों को मुख्तार की अपराधी प्रवृत्ति की जानकारी तब हुई जब उसने पैसों की ज़रूरत के लिए वर्ष 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी व तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा का वाराणसी में अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए 3 करोड़ रुपए मांगा। फिरौती मिलने के बाद भी उसने नंद किशोर रुंगटा की हत्या करके क्रूरता की हद पार कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद मुख्तार पूर्वांचल में अपराध जगत के सबसे बड़े माफिया गैंग उसके संपर्क में आने लगे। उसी दौरान पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग के रूप में विख्यात मकनू सिंह का गिरोह मुख्तार के साथ हाथ मिला लिया। इसके पश्चात मुख्तार ने जराइम की दुनिया में कई दिल दहलाने वाली घटनाओं को अंजाम देकर एक डॉन बन गया और इस गैंग का दबदबा
पूर्वांचल में इतना बढ़ गया कि इसकी मर्जी के बिना कोई ठेका ले नहीं सकता था। इस बीच मुख्तार ने अपने बल पर अपने बड़े भाई अफजाल को विधायक बनाया, लेकिन मुख्तार को उसी समय लगने लगा था कि उसके अपराध को संरक्षण के लिए उसे राजनीति में जाना जरूरी हो गया है। 1996 तक आते आते मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया था। पूर्वांचल में कोयला ठेके से लेकर रेलवे ठेकों से लेकर तमाम सरकारी ठेकों में उसका दखल अंदाजी इतनी बढ़ गई कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इस दौरान मुख्तार के अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके ऊपर मुकदमे भी बढ़ते जा रहे थे। फिर क्या था, 1996 में मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर पड़ोस के जिले मऊ सदर से चुनाव लड़कर जीत हासिल किया और माफिया डॉन से विधायक बन गया। इस दौरान उसने मऊ सदर के मतदाताओं के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड की तरह गरीबों और मजलूमों के मसीहा के रूप में पेश किया, जिसका असर रहा कि उसे मऊ सदर सीट से 5 बार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उसे कभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो कभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का पूरा संरक्षण मिलता रहा। इस दौरान मुख्तार मऊ सदर सीट पर 1996 से लेकर 2022 तक लगातार विधायक बना रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया, जो विधायक बनने में कामयाब रहा। मुख्तार के राजनीतिक रसूख और डान वाली वीडियो सभी को याद होगी। बता दें कि 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों में खुली जिप्सी से मुख्तार का लहराता हथियार, जिसकी वीडियो मीडिया में खूब वायरल हुई थी और इसी के बाद उसे दंगों के आरोप में जेल जाना पड़ा था। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इसी दौरान 2005 में भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उसने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे, संजीव जीवा महेश्वरी की मदद से उनके 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में जांच सीबीसीआईडी से हुई, लेकिन 700 से 67 गोलियों और मौके से 400 से ज़्यादा खोखे बरामद होने के बावजूद कोई दोषी नहीं मिला और मुख्तार अंसारी बरी हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि उस दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जब ऐसे माफियाओं के द्वारा इतने बड़े हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया और सरकार सब कुछ देखती रही। इस दौरान जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी मुख्तार का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ता गया कि उसे यूपी में मायावती और मुलायम सिंह की सरकार का हमेशा संरक्षण मिलता रहा। पूर्वांचल के लगभग 2 दर्जन लोकसभा सीटों और लगभग 50 विधानसभा सीटों पर माफिया डॉन मुख्तार का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव के चलते यूपी के सियासी दलों में मरते दम तक उसका दबदबा आज भी कायम है। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद था। अंतर्राष्ट्रीय गैंग 191 के सरगना मुख्तार को 25 अक्टूबर 2005 में जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने से पहले वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। उसे वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, तब जाकर उसे बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया और बांदा जेल में निरुद्ध कर दिया गया, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी सुनवाई होती रही। इस दौरान सूबे की योगी सरकार में मुख्तार की 500 करोड़ की संपत्तियां या तो जब्त कर लिया गया अथवा उस पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्तार के करीबियों की संपत्तियों पर चुन चुनकर बुलडोजर चलाया गया। मुख्तार और उनके करीबियों पर सीएम योगी के बुलडोजर का इतना खौफ है कि जिस माफिया डॉन की 90 के दशक में तूती बोलती थी, 2022 तक आते आते उसके नाम के साथ लोग अपना नाम जोड़ने से भी डरने लगे थे। मुख्तार अंसारी को पिछले 2 सालों में लगभग 8 मामलों में सजा हो चुकी है, जिसमें 2 मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी मिली है। मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास की बात करें तो 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम पहली बार आया।
इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजन सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इस हत्याकांड में भी मुख्तार का नाम ही सामने आया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पे ब्रिजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया और इस काम को बनाए रखने के लिए ही ब्रिजेश गैंग व मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वह फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रखकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 3 अगस्त 1991 में मुख्तार ने वाराणसी के लहुराबिर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश श्रीवास्तव और राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था। मुख्तार ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। बावजूद इसके अवधेश राय के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा करवाने में कामयाब रहे। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले के मामले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और इसी साल मुख्तार अंसारी पहली बार एमएलए बनकर ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 में यह भी आरोप है कि ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रिजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उसके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 में लंबू शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रिजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, जिसके बाद से ही जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह की ऐसी मौत होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन डॉन की मौत के बाद तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसे महिमा मंडित करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग आराम से सब लोग आप लोग मिट्टी का मालूम हो जाएगा आप लोग को। कोई जाए के लिए तैयार ना है भाई। चलो सबका घर यही है, यह कुछ हो थोड़े ना रहा। हमेशा यहाँ साइड हट जाओ भाई। चेक ये सभी लोगों से अनुरोध है कि माननीय विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। आप बता दीजिए।
देखिए, मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं, पर आप लोग देखिए ऐसे करने से कुछ नहीं। अगर आप हमदर्द हैं तो ऐसी आप बात नहीं करेंगे। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया, हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए। बाबू देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोगों के हाथ में हम लोगों की इज्जत है। आप लोग चले जाइए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत गमगीन हैं। सब लोग चले जाइए, सब लोग वापस जाइए। जैसी सूचना आप लोगों को मिलेगी कल दिया जाएगा मिट्टी के बारे में। जुमे के बाद ही कुछ होगा, इसलिए कि वहाँ से आने में टाइम लगेगा, पोस्टमार्टम भी वहाँ होना है। इसलिए आप लोग चलिए प्लीज, हम लोग की बात मानिए, आप लोग प्लीज मानिए। जाओ भाई, जाओ। माननीय विधायक जी भाई कह रहे हैं यार, इसी बात के लिए तो आप लोग चले गए। चलवाइए, चलिए भाई, आप लोग चलिए जाइए। चलो चलो चलो। पार्वती पते हरण माता कृष्णा अंदर अमर रहे। क्या सूचना मिली थी आपको? यहाँ लाया गया है मतलब। क्या हो गया, क्या बताया गया? मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए जिला किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ, और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं ओटारन सर? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम है सर। चुनाव को लेकर भी अलर्टनेस है। हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करते हैं, तो आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ भी गश्त की जा रही है। और इसके साथ साथ मीडिया सेल जो हमारी है, जो 8-9 की एक टीम है, उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया है। कोई भी किसी प्रकार की अफवाह न फैलाए, इस चीज को लेकर हम लोग बहुत ही सतर्क हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। ऐसे में आपकी तरफ से कोई एडवाइजरी या कुछ इस तरीके का संदेश जारी हुआ है कि जिसपे रोक लगाई जा सके? ये तो सामान्य है कि बिल्कुल कोई भी अगर अफवाह फैलाता है किसी भी प्रकार की, चाहे किसी चीज से भी संबंधित होती है, तो उसमें फिर हम IT एक्ट के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत FIR पंजीकृत करते हैं। उस अकाउंट को टेक डाउन किया जाता है, पोस्ट को डिलीट कराया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इसको लेके एक सामान्य अलर्टनेस सभी को जारी की गई है। और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए भी आचार संहिता भी लागू है, तो सभी जितने मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा वर्तमान में पेट्रोलिंग की जाए। जैसा कि 4 जिलों में आपके 4 जिलों में जिस तरीके का हाई अलर्ट जारी किया गया, आजमगढ़ को से छूटा नहीं, तो आजमगढ़ में किस तरीके की और तैयारियां हैं? हम लोगों के ऑलरेडी जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं ऑलरेडी चिन्हित है पूरे जनपद में।
वो चाहे क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सांप्रदायिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन सभी पे टिकटिंग की व्यवस्था, जो अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं हमारे उन पे चेकिंग की व्यवस्था, और जनपद के अंदर गश्त, पुलिस की विजिबिलिटी, 112 की गाड़ियों की विजिबिलिटी, ये इंश्योर किया जा रहा है। किस तरीके की तैयारी है आपकी स्थिति से निपटने के लिए? किसी भी पूरे जनपद में एकदम सामान्य स्थिति है और हम लोग पूरी अलर्टनेस के साथ काम कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत ये आज रूट मार्च भी किया जा रहा है। कोई अभी हमारे यहाँ कोई इस तरह की सूचना नहीं है। सोशल मीडिया पे हम लोग जरूर बहुत खास तौर से नजर रख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पुलिस की विजिबिलिटी है वो इंश्योर की जाए सभी जगह पे, ये इंश्योर कि जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। दिखाया, बताया जाने लगा कि उनकी हालत काफी नाजुक है, उन्हें फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया, तभी हम लोग जान पाए। क्या सूचना है, कब तक चलेंगे वहाँ से? कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उमर वहाँ रात ही से है, 12 ही बजे पहुँच गया था, लेकिन कोई सूचना नहीं दी जा रही कि कब पोस्टमार्टम कराएंगे, कब बॉडी देंगे। सब लोग परेशान हैं कि कब उनका दाह संस्कार मिट्टी दी जाए, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। क्या लगता है मौत के कारण? जो शुबहा था वही सच हुआ। महीनों पहले से जिस बात को कहा जा रहा था वही हुआ। अभी हम लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, तो ये जो कब्रिस्तान में जो रस्म अदायगी है वो कब तक उम्मीद है? बॉडी मिलने के बाद बताया जा सकेगा कि कब हम कर पाएंगे, इसलिए कि अभी तक तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ जो जानकारियां हैं। जबकि मामूली एक्सीडेंट में भी घर वाले अगर कह देते हैं, लिख के दे देते हैं, तो रात में पोस्टमार्टम हो जाता है। और उनका पोस्टमार्टम रात में नहीं कराया गया, कहने के बाद भी अब तक भी कोई सूचना नहीं है कि कब होगा, कैसे, कहाँ होगा। सुने अफजाल अंसारी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, अफजाल साहब की रात से तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी काफ़ी हाई है और परेशान। कानून व्यवस्था को लेके सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पर्याप्त फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है, और यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि वो लोग परिवार से मिलकर निकलते रहें, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगी है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है। एक जगह पे इकट्ठा होना मना है, तो वही लोगों को समझा रहे हैं और यही सबसे अनुरोध है कि संयम बरतें और परिवार से मिलकर के अपना निकलते जाएं। मैडम, आज जुम्मे की नमाज भी उसको लेकर क्या? जुम्मे की नमाज के लिए भी सभी तैयारी है। सभी इमामों से बात हो गई है हमारे प्रशासनिक टीम की, और सभी जगह ड्यूटियां हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा कराई जाए। मैडम, बाड़ी जो कब तक आने की उम्मीद है, क्या जानकारी? अभी यही कह सकते हैं, क्योंकि हम जिला प्रशासन बांदा से टच में हैं और वहाँ पर जो पंचनामा और बाकी पेपर वर्क होता है वो सब चल रहा है टीएम की कार्रवाई के लिए, और जैसे ही वहाँ से सूचना आएगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, मऊ में धारा 144 लागू और कल मुख्तार अंसारी की मौत क्या है सर? देखिए, जैसा कल मुख्तार अंसारी का मौत के बारे में सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस प्रशासन में अलर्ट मोड में रहा है, आज भी रहेंगे।
पहले से 144 CRPC लागू है। सबसे अपील भी किया जा रहा है सभी लोग शांति बना कर रखें और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अफवाह आ रहे हैं इस पर ध्यान मत दें। आज जुमे का नमाज भी है, इसलिए जो भी संवेदनशील स्थान है मऊ शहर और उसके अलावा कोई पूरा जनपद में पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। सभी सिंगल अधिकारी भी टीवी में रहने के लिए निर्देश किया गया है। शांति व्यवस्था सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। मुख्तार अंसारी पे कुल कितने मामले दर्ज हैं और मऊ में कितने? टोटल प्रदेश में उनके खिलाफ 65 मुकदमे हैं, इसमें 6 मुकदमा मऊ का है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से ही हमारा पुलिस बल और अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो परिजन है उनके भी संपर्क में हैं और अभी क्योंकि PM वहाँ पे चल रहा है, जैसे ही वहाँ से मूवमेंट होगा डेड बॉडी का, यहाँ पे परिजनों के संपर्क में हैं और जो भी यहाँ व्यवस्था इन लोगों की है अंतिम संस्कार की, उसके बारे में बात चल रही है, हो जाएगा। जनाजे के नाम जब निकलेगा तो भारी भीड़ होने की उसका इंतजाम किया गया है, परिजनों से भी कहा गया है। इस समय आचार संहिता भी लगी हुई है, पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के निर्देशन में काम भी कर रही है, ये इनको भी मालूम है और बाकी अपील की गई है, नियंत्रित रहेगा सब चीजों। क्लाउड टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।